हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यानी कि हमने कल के वीडियो में देखा था प्रकाश क्या होता है और प्रकाश से रिलेटेड कुछ जानकारियां हमने आपको बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं के आगे के टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देख सकते हैं आप, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसका मतलब प्रकाश का प्रवर्तन तो आप देख सकते हैं। आपको चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि देखिए ये डायग्राम है। कोई मान लेते हैं ये प्रकाश, ये कोई तल है, कोई भी दूसरे माध्यम का तल है। एक जब प्रकाश से एक समान माध्यम का कोई एक ही माध्यम है, ठीक है, कोई एक माध्यम है, समान मतलब कोई एक माध्यम है, से चलकर किसी दूसरे माध्यम, कोई दूसरा माध्यम हो सकता है, के तल से उसे के किसी तल या पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, यानी कि जिस तल से टकराया और पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा डायग्राम है। तो ये कोई एक चिकना स्लैब है, मान लेते हैं कोई स्लैब है। अब इसमें ये आपतित किरण, ये वाली जो है इसे बोलते हैं आपतित किरण। ऐसा कोई प्रकाश आया और टकराने के पश्चात यूं चला गया। इसका माध्यम मान लेते हैं N1, ये भी N1 है, इधर भी प्रकाश क्या है, मतलब इधर भी इधर का माध्यम भी N1 है। तो प्रकाश ऐसे आया और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट गया तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक अवलंब है, ये इसे बोलते हैं अविलंब। अब देखो, अविलंब और आपतित प्रकाश के बीच का जो ये कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, आई। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण आई। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण, अविलंब और ये परावर्तित किरण होती है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और ये जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये कोई चिकना तल है जिससे कोई एक प्रकाश यू आया और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो आपको प्रकाश का प्रवर्तन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। कहीं पर भी अगर प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है तो ये जो दो नियम जरूर वहाँ पर अप्लाई होंगे। तो देखिए कौन से दो नियम हैं, देख सकते हैं आप। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, तो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण आपको पता है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींच। देखिए यानी ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अविलंब, ये वाला अविलंब, तीनों एक ही तल में है। यानी ये कोई एक तल है, एक ही तल में है तीनों, ठीक है। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो प्रकाश का प्रवर्तन है इसमें क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है और अविलंब के बीच में एक कोण बनता है, ये वाला, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और दूसरा कोण बनता है अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में, ये परावर्तित किरण इसके बीच में बनता है परावर्तन कोण। तो यहाँ दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। जहाँ पर भी प्रकाश का प्रवर्तन होगा वहाँ पर ये दो नियम जरूर लागू होते हैं, ठीक है। यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। तो देखिए एक होता है प्लेन दर्पण, दूसरा स्फेरिकल, यानी पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर का मतलब है अवतल दर्पण। यानी जो स्फेरिकल मिरर होता है दो तरीके का होता है
और इसी को हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यानी इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और ये स्फेरिकल मिरर पूरा पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, ये गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पर बताया गया है वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का, यानी कि ये कोई कांच का मान लेते हैं, ये देख सकते हो आप, ये कोई कांच का खोखला गोला है, कोई कांच का खोखला गोला है, यानी वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का, यानी इसका ये पृष्ठ है, यानी खोखला गोला है और इसका ये पृष्ठ जो है, इससे हम एक ऐसे कट कर लेते हैं, यानी निकाल लिया इसको, तो मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया, तो प्रकाश का परावर्तन ये इस वाले भाग से, आंतरिक भाग से होगा, तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आप समझ गए होंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी कांच का खोखला गोला होता है, ठीक है, वो गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, ठीक, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण आप देख सकते हो, ये और ये दो तरीके के होते हैं, यानी कि देख सकते हो। अब ये हमारा है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब आगे हम बताने वाले हैं अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण होता है। आगे हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर है उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यानी किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, यानी चित्र के माध्यम से समझते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा कोई मान लेते हैं गोलीय दर्पण है। अब जब ये गोलीय दर्पण है तो इसके हम आंतरिक पृष्ठ, यानी कि ये जो है ना, जो इधर ये जो धंसा हुआ भाग है ये आंतरिक पृष्ठ कहलाता है, और ये जो बाहर का भाग है इसे उभरा हुआ भाग कहते हैं। तो ये आंतरिक पृष्ठ है ना, तो आंतरिक पृष्ठ पर देखिए हमने पॉलिश ऐसे ऐसे करके ये मतलब पॉलिश कर दिया है। तो ये पॉलिश मतलब ऐसे बना देते हैं, ये पॉलिश है। और इसके बाहरी पृष्ठ से क्या होगा, प्रकाश का परिवर्तन होगा, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए आपका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, वह भाग जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तथा प्रकाश का परिवर्तन उभरे हुए भाग से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है। देखिए अब इसमें प्रकाश का परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो ये उत्तल दर्पण है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देख सकते हैं ये प्रकाश यूँ आया और यहाँ पर टकराने के पश्चात इधर चला गया, यानी ये हमारा प्रकाश का परिवर्तन हो गया उत्तल दर्पण में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी उभरे हुए यानी बाहरी या उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो प्रकाश का परिवर्तन आंतरिक या धसे हुए पृष्ठ से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब कि कोई अवतल दर्पण मान लेते हैं, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ पहले, यानी कि ऐसा कोई दर्पण है और इसका जो अभी मैंने बताया ये जो अंदर का भाग है यानी ये वाला, इसे आंतरिक पृष्ठ कहते हैं और ये जो बाहर है इसे उभरा हुआ पृष्ठ कहते हैं। तो इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। इस तरीके से क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए तो प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा, इसके आंतरिक पृष्ठ से होगा। प्रकाश का परिवर्तन आंतरिक पृष्ठ से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यानी किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी या उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो प्रकाश का परिवर्तन आंतरिक धसे हुए पृष्ठ से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारा अवतल दर्पण है और इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश है और प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो रहा, आंतरिक पृष्ठ से हो रहा। यूँ मान लो एक प्रकाश लाइट आई और परिवर्तन होने के बाद इस तरीके से चली गई, तो यह हमारा क्या अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनेशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, यानी जो गोलीय दर्पण है इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जिनके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा दर्पण का ध्रुव यानी पोल, दर्पण का ध्रुव पोल इसे कहते हैं। तो देखिए हम दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, आपको बताता हूँ।
बिल्कुल डिफिनेशन के माध्यम से आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए, कोई गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण है, ये यहाँ से यहाँ तक का कोई गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को, अब प्रवर्तक तल क्या होता है, तो प्रवर्तक तल वह होता है जिससे प्रकाश की किरण प्रवर्तित होती है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये गोलीय दर्पण है। तो ये इसका जो आंतरिक पृष्ठ है, ये वाला आंतरिक पृष्ठ, ये हमारा प्रवर्तक तल है। यहाँ से यहाँ तक का इस दर्पण का क्या है, प्रवर्तक तल है। इसी से इनके कहीं पर भी क्या होगा, प्रकाश का जब इस पर टकराएगा तो उसका प्रवर्तन हो जाएगा, इसके यहाँ से लेकर यहाँ के किसी भी पृष्ठ पर। तो ये आंतरिक पृष्ठ, यह प्रवर्तक तल कहलाता है। तो प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का प्रवर्तक तल है, तो इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये P होगा। P से जितना इधर भाग है उतना ही इधर है, तो यानी ये P क्या है, मध्य बिंदु है इस प्रवर्तक तल का। यानी गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, P, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दर्पण का ध्रुव समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसको हम समझाते हैं आपको। मान लेते हैं ये कोई गोलीय खोखला गोला है, कोई भी खोखला गोला, ये कांच का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कांच से ही तो दर्पण बनता है। तो ये खोखला गोला है कोई, और इसका ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। तो इस खोखले गोले से ही तो जो गोलीय दर्पण बनते हैं, इनसे ही बनते हैं। ये खोखला गोला है, इसको मान लिया काट के इस तरीके से रख दिया, और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या किया, पॉलिश लगा दिया। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, इसके आंतरिक पृष्ठ से होगा। तो ये इसका इस खोखले गोले का जो भी ये केंद्र, ये किसी भी गोले का केंद्र होता है, यानी किसी भी वस्तु का सेंटर होता है, अपना केंद्र होता है। तो इस खोखले गोले का जो केंद्र है वही इस गोलीय दर्पण का भी होगा, क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण है इसी खोखले गोले का एक पृष्ठ है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको काट के यहाँ रखा गया। तो ये इस खोखले गोले का ही ये जो गोलीय दर्पण है एक पृष्ठ है, इसीलिए इसका जितना भी जो केंद्र होगा वही इसका भी केंद्र होता है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है। ये देख सकते हो आप, ये कोई खोखला गोला है, इसके पृष्ठ का ये गोलीय दर्पण भाग है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इसके ही केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष। तो अब पढ़ते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ से यानी क्या बताया गया है, दर्पण के ध्रुव, यानी दर्पण हमारा ये दर्पण है, मान लेते हैं कोई दर्पण है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, किसे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है और इसका ध्रुव क्या है, P, और ये जो खींचा गया ये है लाइन, ये देखो C से होकर जाता है, यानी P से C से होकर जाता है। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, यानी ये जो रेखा है ये देखो P और C से होकर जाती है, तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, इसमें लिखा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से निरूपित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं, यानी ये जो कोई गोलीय दर्पण है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है उस खोखले गोले की ये वक्रता त्रिज्या है जिससे ये बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर ये कोई मान लेते हैं कोई खोखला गोला है। अब इसका एक सेंटर है, ये सेंटर है। अब इसकी त्रिज्या भी होगी, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, R है ना, ये R, यानी इसकी इस खोखले गोले की कोई त्रिज्या है। अब इसको ही काट दिया गया, मतलब काट के ये जो गोलीय पृष्ठ है यहाँ पर रखा गया। तो इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो इस खोखले गोले के इक्वल होगी। तो इसीलिए
तो यहाँ पर बताया गया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से निरूपित करते हैं। यानी इस खोखले गोले की त्रिज्या जो होगी वही इस क्या गोलीय दर्पण की होगी। तो आप लिख सकते हो यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से निरूपित करते हैं। तो देखिए इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पी और सी के बीच की जो दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या अलग होती है और वक्रता केंद्र अलग होता है। त्रिज्या का मतलब कोई डिस्टेंस होगा, कोई दूरी होगा। ठीक है, केंद्र का मतलब वक्रता केंद्र मतलब कोई केंद्र होता है। तो ये ध्यान रखना, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में फर्क होता है। तो देखो वक्रता त्रिज्या ऐसे सीधे सिंपल भाषा में बोली जाए तो दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो या फिर आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हो। तो आपको ये वक्रता त्रिज्या समझ में आ गई होगी।